वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर आज पहुंचेंगे कीव। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। पोलैंड के वज़ीर-ए-आज़म डोनाल्ड टस्क ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने में भारत अदा कर सकता है मुस्बत किरदार। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पहुंचे अमेरिका। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से करेंगे बाहमी मुलाकात। वज़ीर दिफा ने भारतीय बिरादरी से की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट की यकीन दहानी के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल की खत्म। आज से अस्पतालों में मामूल पर होगी ओपीडी, जबकि कोलकाता केस के मुलजिम साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 5 अफराद का आज हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट। आज से उत्तर प्रदेश की तारीख का सबसे बड़ा पुलिस भर्ती इम्तिहान। पुलिस इंतजामिया हाई अलर्ट पर। किसी भी किस्म की गड़बड़ी और धांधली से बचने के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम। मुल्क आज मना रहा है पहला कौमी खलाई दिन। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर दिल्ली में मरकजी तकरीब का होगा इनेकाद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू करेंगी शिरकत। दिल्ली शराब घपला मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। सीबीआई केस में जमानत पर होगी समाअत। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय खवातीन रेसलर्स का जलवा। आदित्य कुमारी, नेहा, पुलकित और मानसी लाठेर ने अपने अपने वजन के जुमरे में जीता तलाई तमगा। स्टार इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग में दूसरे नंबर पर रहे। 89.49 मीटर के साथ इस सीजन का बेहतरीन थ्रो फेंका। पीटर एंडरसन रहे सरफहरिस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन के अपने 2 मुल्कों के दौरे के दूसरे और आखिरी मरहले में आज कीव पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की दावत पर यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। आज़ाद मुल्क बनने के बाद किसी भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का यूक्रेन का ये पहला दौरा है। दोनों ममालिक के दौरे से कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि वो सदर ज़ेलेंस्की के साथ 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने और यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल के बारे में ख़यालात का इश्तराक करने के लिए पहले की बातचीत को आगे बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि एक दोस्त और शिराकतदार के तौर पर हम खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े को तेजी से और मुनसिफाना तरीके से खत्म करने में भारत अहम किरदार अदा कर सकता है। पोलैंड के वज़ीर-ए-आज़म डोनाल्ड टस्क ने कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद ये बात कही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद उन्होंने मीडिया से खिताब किया। इस दौरान टस्क ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जंग को फौरी तौर पर पुरअमन और मुनसिफाना तरीके से खत्म करने के अपने ज़ाती अज़्म की तस्दीक की है। उनका मजीद कहना था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के खात्मे के लिए भारत मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। स्पष्टीकरण के साथ शुरू किया कुछ ऐसे मुद्दों पर जो काफी भावुक मुद्दे हैं पूरे विश्व में, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी तत्परता की पुष्टि की कि वे व्यक्तिगत तौर पर शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और
त्वरित इस युद्ध की समाप्ति के लिए वे तैयार हैं। हमें हमारा मानना है कि भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, तो ये घोषणा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। पोलैंड के दौरे के बाद वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मेरा पोलैंड का दौरा खास रहा। कई दहाइयों के बाद एक भारतीय वजीर-ए-आज़म ने पोलैंड की सरजमीन पर कदम रखा। इस दौरे ने एक काबिल कद्र दोस्त के साथ ताउन को गहरा करने का मौका फराहम किया। हम पोलैंड के साथ करीबी तिजारत और सकाफती ताल्लुकात की उम्मीद रखते हैं। हमारी दोस्ती यकीनी तौर पर एक बेहतर दुनिया की तामीर में ताउन कर सकती है। मैं पॉलिश अवाम और हुकूमत का उनकी गर्मजोशी पर शुक्रिया अदा करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोलैंड दौरे से मुतालिक एक वीडियो भी शेयर किया है। आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आज 45 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे यह सौभाग्य मिला है। भारत और पोलैंड के संबंध डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ जैसी साझा मूल्यों पर आधारित है। आज हमने संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए कई इनिशिएटिव्स की पहचान की है। पोलैंड में इंडोलॉजी और संस्कृत का बहुत पुराना और समृद्ध ट्रेडिशन रहा है। भारतीय सभ्यता और भाषाओं में गहरी रुचि से हमारे संबंधों की मजबूत नींव रखी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन के अपने दो मुल्कों के दौरे के दूसरे और आखिरी मरहले में आज कीव पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का पोलैंड का दौरा इंतहाई कामयाब साबित हुआ है और इसी सिलसिले में बात करते हैं हमारे नुमाइंदे नीरज से। नीरज, वज़ीर-ए-आज़म का ये पोलैंड का दौरा कैसा रहा और किन किन उमूर पर बातचीत हुई है और मुस्तकबिल में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को कैसे देख सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा बेहद सफल रही है। दोनों ही देश अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए और ज्यादा कह सकते हैं कि नजदीक आए हैं और इन रिश्तों की गर्माहट को बरकरार रखने के लिए दोनों देशों ने मिलकर काम करने का जो बात है वो कही है। आप देखें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पोलैंड के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करी है, इसके अलावा जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ मुलाकात करी है। कई सारे मसले ऐसे हैं जिन पर जो बातचीत है दोनों देशों में आगे बढ़ी है। आप देखें कि सामाजिक सुरक्षा को लेकर सहमति बन गई है, जल्द ही उस पर समझौता हो जाएगा और जो दोनों देशों के पेशेवर हैं उसका सबसे ज्यादा जो फायदा है इन लोगों को मिलेगा। इसके साथ साथ ही पूरे यूरोपियन संघ की बात करें और भारत, दोनों के बीच में मुक्त व्यापार समझौते की करीब करीब अंतिम जो अवस्था है, अंतिम स्थिति चल रही है। तो आने वाले समय में उसमें भी समझौता होगा तो उसका जो फायदा है वो भारत को मिलेगा और इसके अलावा यूरोपियन संघ के जो तमाम देश हैं इस फायदे का जो लाभ है वो उठा सकते हैं। दोनों ही देशों के बीच में आप देखें कि जिस तरीके के मधुर संबंध है और यूक्रेन के समय जब वार हुआ था उस समय भारत के लोगों को निकालने में पोलैंड ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के प्रधानमंत्री का इसके लिए शुक्रिया भी किया कि मुसीबत की घड़ी में वो भारत के साथ खड़े रहे। इस लिहाज से कहें कि दोनों ही देश अपने संबंधों को आगे ले जाने के लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो कदम हैं वो उठाने जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि दोनों ही देश उस क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकते हैं, चाहे हम अर्थव्यवस्था की बात करें, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा की बात करें। आप देखें कि जो कृषि के क्षेत्र में, खासतौर से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में पोलैंड काफी आगे है, उस तकनीक का लाभ भारत के जो किसान हैं उनको मिल सकता है। इसके अलावा आप देखें कि प्रधानमंत्री ने स्पेस तकनीक का जो बात है वो सबके सामने रखी थी कि स्पेस तकनीक में आज दुनिया में भारत का नाम है। इसके अलावा आईटी सेक्टर में, इसके अलावा मेडिकल के क्षेत्र में जो भारत है काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसका जो फायदा है वो दोनों देश मिलकर उठा सकते हैं और दोनों देशों के जो लोग हैं उनको इस सुविधा का सबसे ज्यादा लाभ है वो मिलेगा। तो इस लिहाज से देखें तो यात्रा बेहद सफल रही, कई सारे मुद्दे रहे जिन पर चर्चा हुई। यूक्रेन जो वार है उस पर भी चर्चा हुई और प्रधानमंत्री का ये साफ कहना था कि इस रीजन में शांति होनी चाहिए और बातचीत का जो रास्ता है वो बरकरार रहना चाहिए। जी नीरज, आपने बिल्कुल सही कहा। अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सनतकारों और मौजूद शख्सियात से मुलाकात को किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आप देखें कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो यहाँ के उद्योगपति हैं उनके साथ मुलाकात करी, जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ मुलाकात करी और उद्योगपतियों का भी ये मानना था कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर निवेश को लेकर एक सकारात्मक जो बातचीत है वो हुई है। आप देखें कि भारत में जो विकास की गाथाएं लिखी जा रही हैं, निवेश को लेकर जिस तरह का माहौल भारत के अंदर बना हुआ है, प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि उसका जो फायदा है वो पोलैंड के जो उद्योगपति हैं उनको मिल सकता है। कई तरह की जो सुविधाएं हैं वो भारत निवेश को लेकर दे रहा है और उसको लेकर जो उद्योगपति हैं उन्होंने बातचीत में भी इस बात का जिक्र किया कि वो इस बात से सहमत है कि भारत में एक सकारात्मक माहौल है, भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और जिसका जो फायदा है वो दोनों मुल्कों के जो उद्योगपति हैं उनको भी मिल सकता है और जो आम जनता है उसको भी मिल सकता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर जो खासतौर से भारत की संस्कृति और भारत की संस्कृति से काफी जुड़ाव रखते हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और ये कहा कि यहाँ से भारत ज्यादा से ज्यादा, अगर पोलैंड से ज्यादा लोग जाएंगे और भारत से पोलैंड ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो एक दूसरे के प्रति जो नजदीकियां हैं या एक दूसरे के प्रति जो समझ है वो और ज्यादा बेहतर होगी और यही कारण है कि हर साल 20 पोलैंड के छात्रों को आमंत्रण करेगा भारत, ताकि भारत के बारे में जो यहाँ के लोग हैं, जो छात्र हैं, वो समझ सकें। तो इस लिहाज से देखें, चाहे हम सामाजिक पहलू देखें, कूटनीतिक पहलू देखें और आर्थिक पहलू देखें, इन तीनों ही पहलुओं के हिसाब से ये यात्रा काफी सफल रही है। हालांकि हम रक्षा क्षेत्र की भी बात करें तो उस क्षेत्र में भी जो दोनों देश हैं मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। तो कई सारे पहलू हैं जिन पर सकारात्मक बातचीत हुई और आने वाले समय में जिसके निर्णय काफी अच्छे दोनों देशों के लिए दिखाई पड़ेंगे। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ मजीद खबरों की जानिब रुख करते हैं, जहां वजीर दिफा राजनाथ सिंह अमेरिका के 4 रोज़ा दौरे पर कल वाशिंगटन पहुंचे। आज वो अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के साथ 2 तरफा मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिफाई ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे और इसके अलावा वो कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्वान से भी मुलाकात करेंगे। वजीर दिफा अमेरिकी दिफाई सनत के साथ जारी और मुस्तकबिल के उमूर पर एक आला सतही गोल मेज की सदारत भी करेंगे।
वज़ीर दिफा ने भारतीय बिरादरी से भी मुलाकात की। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने वाशिंगटन डीसी में भारतीय कम्युनिटी से बातचीत की। इस गुफ्तगू के बारे में मालूमात देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ये देखकर खुशी होती है कि भारतीय बिरादरी किस तरह से अपनी सकाफती अक़दार को बरकरार रखते हुए हैं और अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। कोलकाता में एक डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल की वजह से मुश्तइल मुल्क भर के डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और अब आज से ओपीडी और दीगर सहूलियात मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद कल शाम एम्स, आरएमएल और दीगर अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की मीटिंग हुई और हड़ताल खत्म करने का फैसला किया गया। रेजिडेंट डॉक्टरों की तंजीम ने उम्मीद जाहिर की है कि अदालत के हुक्म पर हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे। जूनियर डॉक्टरों का एक वफ्द आज कोलकाता इस्मत दरी कत्ल केस की तहकीकात करने वाली सीबीआई की टीम से मुलाकात कर सकता है। इस दौरान इस मामले में साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट करेगी। सीबीआई को अदालत से पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिल गई है और सियालदा कोर्ट ने पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी दे दी है। संदीप घोष के अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टरों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा और 7वें दिन संदीप घोष के साथ सवाल जवाब हुए। सीबीआई ने संदीप घोष से अब तक तकरीबन 88 घंटे पूछगछ की है। मुल्क में आज पहली मर्तबा खला का कौमी दिन मनाया जा रहा है। पहले खलाई दिन का थीम चांद को छूते होकर जिंदगी को छूना, भारती की खलाई कहानी। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में भारत मंडपम में मरकजी तकरीब का इफ्तिताह करेंगी। गुज़िश्ता साल चंद्रयान 3 की मिशन की तारीखी कामयाबी के बाद ही इस दिन कौमी खलाई दिन मनाने का ऐलान किया गया था। वहीं दिल्ली शराब घपला मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की जमानत की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। 14 अगस्त को हुई मामले की समाअत में अदालत ने केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। ये अर्जी सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ है, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए 23 अगस्त तक जवाब तलब किया है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने रियासत की तारीख के सबसे बड़े पुलिस भर्ती इम्तिहान को मुनसिफाना और शफाफ तरीके से मुनक्किद कराने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इम्तिहान में किसी भी किस्म की बेजाब्तगी और धांधली से बचने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ एक रिपोर्ट देखिए। योगी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश की तारीख में पुलिस भर्ती के सबसे बड़े इम्तिहान के इनेकाद के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कांस्टेबल भर्ती के इम्तिहान को फुल प्रूफ और शफाफ बनाने के लिए पूरी रियासत में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सिक्योरिटी एजेंसियों के रडार पर 11 टेलीग्राम चैनल्स और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो कांस्टेबल भर्ती के पेपर फरोख्त करने का दावा करते हैं, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा पिछले 12 सालों में पेपर लीक, पेपर हल्क करने वाले गैंग और नकल माफिया गैंग के 1541 मेंबर पर भी एसटीएफ और जिला पुलिस की तरफ से कड़ी नजर रखी जा रही है। सेंटर पर उम्मीदवारों की तादाद के मुताबिक एसपी, एएसपी और सीओ को मुबस्सिर बनाया गया है। सेंटर पर गेजेटेड अफसरान और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लाजमी तौर पर लगाई गई है और सेंटर के इर्द गिर्द वाक़े फोटोकॉपी शॉप्स, साइबर कैफे, मोटरसाइकिल स्टैंड वगैरह की भी चेकिंग की जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए इस बार विशेष प्रबंध किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क बस सेवा का प्रबंध किया गया है। यूपी रोडवेज में प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर, प्रत्येक परीक्षा कक्ष में एक वॉल क्लॉक का प्रबंधन किया गया है। रेलवे विभाग द्वारा भी विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। अभी मुझे कुछ लेटेस्ट जानकारी मिली है कि उन्होंने उसके लिए विशेष प्रबंध किए हैं। इसको हम अपने ट्विटर हैंडल पर जारी कर देंगे। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए अधिकांश परीक्षा केंद्र शहरी क्षेत्रों में ही है, उनको बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कॉल सेंटर, हेल्पलाइन बनाई गई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर 60,244 कांस्टेबलों के इंतखाब के लिए 48,17,441 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हो रहे हैं। ये इम्तिहान 23 से 25 अगस्त और 30 से 31 अगस्त तक 67 अजला में मुनक्किद किया जा रहा है। इस इम्तिहान में मुनसिफाना और शफाफ अमल को यकीनी बनाने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं।
अब तक 48 लाख उम्मीदवारों की आधार तस्दीक हो चुकी है, जबकि बाकी उम्मीदवारों की तस्दीक का अमल जारी है। इसके अलावा मशकूक उम्मीदवारों की तस्दीक के लिए इम्तिहानी मरकज में EKYC के इंतजाम किए गए हैं, जिनकी इम्तिहान के बाद भी जांच की जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवार बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। बस में उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड ही टिकट का काम करेगा। इम्तिहान की सिक्योरिटी के लिए ठोस इंतजाम करने के साथ साथ बोर्ड अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए उम्मीदवारों को धोखेबाजों से होशियार रहने के लिए भी खबरदार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे और सबसे पहले वो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के फैकल्टी मेंबरान और तलबा से खिताब करेंगे। और इसके बाद नायब सदर जमहूरिया गुजरात यूनिवर्सिटी में धर्म धम्मम बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के तमाम तर अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पोलैंड दौरे की खबर को ही खबर बनाया है। आगे बताते हैं कि इंसानियत पर यकीन रखने वालों के लिए दहशतगर्दी एक बड़ा चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वहां जाके ये बात कही है और हिंद पोलैंड दो तरफा बातचीत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का फैसला भी लिया गया है। आगे की खबरें भी जान लेते हैं, जहां मरकजी सरकार ने 156 अद्वियात पर पाबंदी लगाई है। दरअसल ये जो 156 अद्वियात हैं, इनमें एंटीबायोटिक्स, एलर्जी की दवाइयां, दर्द को कम करने वाली दवाइयां और मल्टीविटामिन्स और बुखार और हाई ब्लड प्रेशर वाली दवाइयां हैं। और ये कहना है हुकूमत का, ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि अद्वियात सेहत के लिए खतरनाक हैं और इनको इस तरह से केमिस्ट शॉप से लेकर खाना बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि तमाम डॉक्टर जो इस्मत दरी केस में कोलकाता में इस्मत दरी केस के अंदर हड़ताल पर थे, अब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को हड़ताल खत्म करने को कहा, उसी की खबर को भी अखबार ने लिया है कि क्या हम अपनी सरगर्मियों को बलाए ताक कर अदलिया से बाहर बैठ जाएंगे। ये चंद्रचूड़ ने कल ये बात कही और तमाम डॉक्टरों से उन्होंने अपील करी कि वो अपनी हड़ताल खत्म करें और अपनी खदमात अंजाम दें। वहीं आपको बता दें कि मोदी जो हैं, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को 11 लाख लखपति दीदियों को देंगे सर्टिफिकेट। दही तरक्की और ज़राअत और किसानों के बहबूद के मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने ये बताया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी जान लेते हैं, जहां गजा जंग बंदी की कोशिशें फिर से नाकाम हो गई हैं और एक बार फिर से इजराइल ने बड़े पैमाने पर बमबारी की है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर सूडान से खबर है, जहां पर शदीद बारिश और सैलाब के बाइस 14 अफराद की मौत हो गई है। वजारत सेहत ने ये बयान जारी करते हुए कहा है और किस तरह से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से सैलाब का पानी खेतों में और जिस तरह से मकानों में और खेतों में यहां पर है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी और आगे बढ़ते हैं और कुछ मजीद बैनुल-अक़वामी खबरें भी जान लेते हैं, जहां बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना और उनकी साबिक काबीना के अरकान समेत आला पुलिस एहलकारों के खिलाफ कल कत्ल के कम से कम 5 मजीद मुकदमात दर्ज किए गए और इस तरह से उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 49 हो गई है। शेख हसीना और उनके साबिक साथियों के खिलाफ 5 मुकदमात में से 3 ढाका में दर्ज किए गए हैं, जबकि 2 मुकदमात नरसिंगदरी और बोगोरो में दर्ज किए गए हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एरिजोना के डेजर्ट डायमंड एरिना के ग्लेनेडल में एक रैली का इनेकाद करेंगे। ट्रंप के कत्ल की कोशिश के बाद ये उनकी पहली रैली है और इसके अलावा नायब सदर कमला हैरिस के सदारत के लिए उनकी हरीफ बनने के बाद ट्रंप पहली बार अवामी प्लेटफॉर्म से लोगों से खिताब करेंगे। कैलिफोर्निया के सैकड़ों समुद्री शेर सान कार्लोस बीच कैलिफोर्निया अमेरिका पर जमा हो गए हैं। मकामी लोग इन समुद्री शेरों को देखने के लिए साहिलों पर आ रहे हैं, ताहम हुक्काम ने इलाके को आवाम के लिए बंद कर दिया है। समुद्री शेरों का इतना बड़ा ग्रुप इस इलाके के साहिलों पर पहले कभी भी नहीं देखा गया। ये वाज़ेह नहीं है कि समुद्री शेरों ने
यहाँ पर सान कार्लोस बीच का ही इंतखाब क्यों किया है? ताहम माहिरीन का कहना है कि कार्लोस बीच का माहौलियाती निज़ाम खुराक के लिए मौजू है और उम्मीद है कि समुद्री शेर 3 से 4 हफ्तों तक सान कार्लोस बीच पर मौजूद रहेंगे। खेल की खबरों की बात करें तो अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 भारतीय खवातीन पहलवानों ने गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी है। भारत के लिए अदिति कुमारी, नेहा पलकिता और मानसी लाठेर ने अपने अपने वजन जुमरे में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की है। भारत ने ग्रेको रोमन स्टाइल में 2 कांसे के तमगे भी जीते हैं और यहां पर रौनक दहिया और सिनित प्रेदी ने कांसे का तमगा जीता है। नीरज चोपड़ा ने सीजन की अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए लुजान डायमंड लीग में दूसरे नंबर पर रहे। नीरज ने आखिरी कोशिश में 89.49 मीटर की बेहतरीन थ्रो किया और वो दूसरे नंबर पर रहे और ग्रेंडा के एंडरसन पीटर्स ने छठी कोशिश में 90.61 मीटर का रिकॉर्ड थ्रो किया और पहली पोजीशन हासिल कर ली और इसके साथ ही नीरज ने अगले माह होने वाली डायमंड लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। मन की बात है जन जन की।